फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। यहां तक हो गया था, एग्जाम्पल 4.2 तक हो गया था, बताओ अभी। यस सर। हाँ बोलो। चलो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कई बार क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग मेजर करना चाहते हैं, लेकिन वो दो तरीके से करते हैं। जैसे हम ऑब्जर्व ही करते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचो, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता ही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है या ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। चलो फिर दूसरा क्या है वो बताओ, टेम्परेचर। तीसरा क्या आएगा वो बताओ, प्रेशर। चौथा क्या आएगा वो बताओ, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। ओके, फिर नेक्स्ट सरफेस एरिया। कई बार होता है कि जो बहुत ही रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्टिवली पार्टिसिपेंट देता है, सरफेस एरिया। ओके, तो ये भी है, सरफेस एरिया भी है जो बहुत ही अच्छे से इफेक्ट करता है। समझ रहे हो बात। चलो इसके बाद कौन आएगा बताओ। ये है सभी फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो अब बात करते हैं रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रेट एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले रेट लो क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट लो, 1 मार्क्स में। व्हाट डू यू मीन बाय रेट लो। आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेट लो। अब आप अच्छे से सोच लो क्या होता है यहाँ पे, अच्छे से सोच लेना। रेट लो की बात करें ना हम लोग। ओके, तो क्या जरूरी है हर बार जो रिएक्शन हो रही है, हर बार जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट हम प्रैक्टिकल करके ही निकालें, क्या जरूरी है। देखो इंडस्ट्री में ये चीज नहीं होती है। इंडस्ट्री में ये चीज होती है कि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। और आप मुझे बताओ कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तब हम क्या कर सकते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, तो हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ा रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बढ़ाऊंगा तो कितने टाइम में रिएक्शन होगी। आफ्टर 30 मिनट मेरी रेट कितनी, मतलब आफ्टर 30 मिनट मेरा प्रोडक्ट कितना होगा। मेरे प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, वो एक बात भी होती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, मिल्क में से सपोज कर्ड बना रहे हो तो आपके पास रेट निकालने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट आपका मिल्क है। आप क्या करोगे कि रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा मिल्क माइनस डेल्टा मिल्क बाय डेल्टा टी, है या ना। कितने टाइम में कितना मिल्क कम हुआ, यस और नो। अब आपको हर बार ऐसे नहीं करना होता है, मुझे ये भी जानना जरूरी है कि कोई रिएक्शन में कर रहा हूं तो कितने टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने में बटर मिल्क डालूं, कितना बटर मिल्क डालूं। तो ओवरनाइट, एक नाइट में ये पूरा कर्ड कन्वर्ट होना चाहिए। आप फ्रिज में क्यों नहीं रखते बताओ, मिल्क में बटर मिल्क डाल के हर कोई चीज तो फ्रिज में स्टोर करते हो, तो मिल्क में बटर मिल्क डाल के उसको फ्रिज में स्टोर क्यों नहीं करते, आप बताओ। सर उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो बैक्टीरिया एक्टिव हो। देखो अब तुम्हें ये बात कैसे पता है, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, यस और नो। आपने बार बार एक्सपीरियंस करके ये चीज बताई ना,
तो हर बार जरूरी नहीं है कि रेट निकालने के लिए वो रिएक्शन हमें करना ही हो. In a chemistry, in a chemical industry, it's our requirement to predict the rate of reaction, to predict the amount of product after some time. तो उसके लिए पहले से ही कितना रिएक्टेंट डालना है वो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है. हाँ या ना? Yes, sir. तो उसके लिए मुझे अपना रेट चेंज करना पड़ेगा. ये वाला रेट तो है ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही एक्यूरेट रेट है. लेकिन इसके अलावा मैं एक रेट ये भी लिखूंगा कि अपने हिसाब से रेट इज इक्वल टू मिल्क रेस टू, रेट इज इक्वल टू, हमारा रेट जो है वो मिल्क की कंसंट्रेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है. कैसे? अगर आप सोच लो, अगर आप 1 कटोरा मिल्क ले रहे हो या फिर उससे 1 बाउल, बहुत बड़ा बाउल मिल्क का ले रहे हो, तो आप इजीली बोल पाओगे कि भाई बाउल है तो कर्ड का अमाउंट ज्यादा मिलेगा. ये सुनो, रिएक्टेंट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होगी. आई बात समझ में? अगर आप बटर मिल्क ज्यादा ऐड करोगे तो स्पीड बहुत अच्छे से होगी. है या ना? तो वो उसके एक्स फैक्टर पे डिपेंडेंट है. वो उसके कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है? एक्स. तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है? रेट. तो मैं रेट इन दोनों तरीके से लिख सकता हूँ. इट इज माइनस डेल्टा मिल्क बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है. अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट आता के इंटू मिल्क रेस टू एक्स. तो ये वाला जो है वो मेरा रेट लो है, और ये वाला जो रेट है वो मेरा प्रैक्टिकली मेजर्ड रेट है. अरे बात सुन में आपको भी. हेलो. Yes. तो कोई रिएक्शन हो रही है तो रेट लो किसको बोलते हैं और क्या है रेट एक्सप्रेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है? यस और नो? अगर कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी. तब आप अच्छे से सोच के बताओ कि अब हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली. तो बच्चों हम ये बात कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, आप ये तो लिख ही सकते हो, माइनस डी आर बाई डी टी. है ना? इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी. यस और नो? इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी dB by dt. Yes or no? Is equal to 1 by c dc by dt is equal to 1 by d dd by dt. तो ये तो हम लिख ही सकते हैं बच्चों, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं. ओके. लेकिन इसके अलावा जो होने वाला है वो आप अच्छे से समझो. इसके अलावा क्या होने वाला है वो मैं बात आपको अच्छे से समझा दूँ. तो हम हमारा रेट जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन किसके तौर पे? हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी कोई एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसको रेट लो बोलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लो. रेट लो क्या होता है वो बता दो. द प्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in the terms of concentration of the reactant. Okay, the representation of a rate of reaction in the terms of concentration of the reactant is known as rate law. It is also as a rate equation or rate expression. इसको और हम क्या नाम देते हैं बताओ? रेट एक्सप्रेशन है ये. इससे अब आपको पता चली ना, अब आपको बात पता चली ना हम रेट एक्सप्रेशन को क्यों लेके आए. क्या उस चीज आपको समझ में आ रही है बात अभी? है ना? Yes. हम हर बार क्या करेंगे? एक ही कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, तो उसके हिसाब से इसके रेट के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे. फिर हम बी की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, उसके हिसाब से रेट के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है वो चीज हम देखेंगे. आ रही है अभी आपको ये बात समझ में? Yes. That's all. ओके. तो हम फिर क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि हमारा रेट जो है वो हमारे रिएक्टेंट के कोई एक्सपोनेंट पे डिपेंडेंट है. तो हम लोग फिर ऐसे उसको ढूंढेंगे. तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई. यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आप अच्छे से सुनना. ये क्या है?
ये के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके ओके। अब मैं आपको बात बताऊं कि सपोज मैंने एक ही कंसंट्रेशन, सपोज मैं एक ही कंसंट्रेशन डबल करूं तो रेट भी डबल हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा आप सोचना, अच्छे से आंसर देना। मेरे पास एक इक्वेशन है, ए प्लस बी इट गिव्स यू सी प्लस डी है, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या आएगा वो बताओ? के इंटू ए रेस टू एक्स और बी रेस टू वाई है। मुझे पता लगा कि अगर मैंने एक ही कंसंट्रेशन डबल कर दी तो मेरा रेट डबल हो गया, रेट भी 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2 डालो तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, सो x इज इक्वल टू 1 होगा। अगर मैं ये डबल करूं और मेरा रेट 4 टाइम्स बढ़ जाए, तो मतलब अगर मेरा रेट 4 टाइम्स बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि एक ही अगर कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तब आपको एक बात ये समझनी है कि यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा बच्चों। x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 2 आएगा। और आप एक ही कंसंट्रेशन डबल करो और आपका रेट नॉट 9 टाइम्स हो जाए, तो आपका x इज इक्वल टू कितना आएगा पता है? डबल 2 रेस टू 3, 9 नहीं आएगा, 8 टाइम्स आए, 8 टाइम्स। तो आप समझो कि आपका x इज इक्वल टू 3 है। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? कि एक ही कंसंट्रेशन पे रेट कैसे डिपेंड करता है वो आपको ढूंढना है। अगर आप ये डबल करो और रेट भी डबल हो जाए तो समझ लो x कितना आएगा बताओ? 1 आएगा। लेकिन अगर आप रेट एक ही कंसंट्रेशन डबल करो और रेट 4 टाइम्स आ जाए तो x की वैल्यू 2 है, और ये डबल करो और रेट 8 टाइम्स आ जाए तो x की वैल्यू 3 होती है बच्चों। यस और नो? Yes, sir. अब सेम आप किसके लिए करोगे? अब सेम आप किसकी कंसंट्रेशन चेंज करोगे? वह अभी की। सपोज मुझे कुछ ऐसा मिला, आप समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा समझो बात क्या है। तो ओके, अब मैं आप सोच के आंसर देना। बी की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी और रेट 16 टाइम बढ़ गया, तो क्या आता होगा आंसर? वाई का आंसर क्या रहेगा? 4। आई बात समझ में? थोड़ी बहुत एक दो बच्चे को आई, कोई बात नहीं है, हम लोग ये कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक ही जो आप एक्सपोनेंट देख रहे हो, आप जो यहाँ पे एक ही एक्सपोनेंट देख रहे हो वो क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब द पावर ऑफ रिएक्टेंट into rate law, the power of reactant into rate law is known as order of reaction. अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए order of reaction is x, and with respect to b order of reaction is y. And what would be the total order of reaction? Tell me. X plus y.
आया ना? Yes, sir. ये बात होती है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये होता है पूरा रेट एक्सप्रेशन, और ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट। और ये सब हम क्यों लाएंगे? हम रेट एक्सप्रेशन लाए ही क्यों सर? अरे यार, हर बार जरूरी नहीं है कि आप यही वाला फंडा यूज करो, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। ये तो हम लोग जब हमारी रिएक्शन खत्म हो जाए, मीन्स ड्यूरिंग रिएक्शन हम रेट मेजर करें, लेकिन केमिस्ट्री में तो हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि कितने टाइम पे कितना रिएक्टेंट बन रहा है या ना। तो उसके लिए रेट एक्सप्रेशन लाना पड़ रहा है। अब समझे बात? यस और नो? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलो पूरी बात एक एग्जांपल के बाद समझते हैं। तो हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी। कौन कौन सी डेफिनेशन देखी आप समझ सकते हो? रेट एक्सप्रेशन की, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, फिर हमने देखी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। ओके, है ना? Yes, sir. चलो, यस सर। रिंकल किधर है? रिंकल Sir. आंसर देना है रिंकल, अदरवाइज सिर्फ वीडियो अपलोड करूंगा, डाउट लेशन भी नहीं लूंगा। समझ रहे हो बात? और दूसरी चीज, आप अभी सामने बैठे हो तो आपको अच्छे से क्लास नोट बनानी है। जो भी आप वीडियो में देख रहे हो वो आपको लिखते जाना है, या फिर उसके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना है, लेकिन क्लास नोट कंपलसरी। उसके बाद आपको होमवर्क नोट बनानी है। अब मैं बहुत ही जल्द एक वीक में आपको बुलाने वाला हूँ स्कूल पे, और वहां पे मैं सबकी होमवर्क नोट और ये सब कुछ चेक करूंगा, और आपको एक होमवर्क की नोट बनानी है। होमवर्क की नोट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक आपको लिखना है। और एक बुक होगी आपकी, आपको पता है ना एक और किसकी बुक बनानी है, मैंने पहले ही बता रखा है, किसकी? एक्सरसाइज की, याद रखो। और कहीं पे भी मुझे कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मार्क्स लाने हैं, रिजल्ट के ओरिएंटेड काम करना है, और अच्छा सा रिजल्ट बनाना है। अरे बुरी बात समझ में आया ना? Yes. आप लॉकडाउन को अपने एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते, याद रखना है बात। तो क्लास नोट बनानी है, होमवर्क बनाना है। आलसी होके ऐसे नहीं बैठना है सामने मुंह ही देख रहे हो ऐसे। जब सर पढ़ा रहा है तब लिखना होता है। सर आपको कुछ कह नहीं सकते, इसका मतलब ही नहीं आप अपना अपना काम छोड़ दो, अपनी ड्यूटी छोड़ दो। समझ रहे हो बात? आया ना? पक्का ना? लिख रहे हो ना? Yes, मेरे ख्याल से आप सब लोग लिख रहे हो। आया ना? yes, sir. अब आप देखो, रेट लो इज द एक्सप्रेशन। अब रेट लो की पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छे से इन लोगों ने समझाई है। Rate law is the expression in which the reaction rate is given. Reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant. समझ रहे हो बात? रेट लो क्या होता है कि जिसमें हम लोग रिएक्शन का रेट दे, और वो भी किसमें दे? जिसमें हम लोग हमारे रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है, ओके, उसकी सम पावर, with each term raised to some power, which may or not be may be the same as the stoichiometric coefficient of the reacting species. अब बात है कि अगर आपने ऐसा लिखा हो ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, तो यहाँ पे इस ए के और बी के साथ एक्स वाई का कोई लेना देना नहीं है। एक्स और वाई आप लोग बार बार कंसंट्रेशन चेंज करोगे, बार बार कंसंट्रेशन चेंज करोगे, और विद द प्रैक्टिकल ओनली, विद द एक्सपीरियंस ओनली आपको एक्स वाई मिलेगा। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स और वाई सेम हो भी सकते, हाँ सॉरी, एक्स और ए सेम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, इट डिपेंड्स। आ रही है बात समझ में आपको? तो आपको इसके साथ पूरा क्या नहीं करना है, आपको इसके साथ पूरा क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस के को क्या बोलते हैं हम लोग? के को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स और वाई को
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो क्लियर है, एक एग्जांपल लेते हैं, आगे लेते हैं एक एग्जांपल, है ना? चलो नीतीश पढ़ो एक बार एग्जांपल, 2NO वाला दिख रहा है आपको? नीतीश, यस सर। आपको ये एग्जांपल दिख रहा है आपको टेक्स्ट बुक है अभी साथ? यस सर। तो बोलो क्या होगा यहाँ पे? चलो पढ़ो। सर वहां से स्टार्टिंग से रीड करूं? हाँ देखो वहां पे लिखे ना, वी कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ यस यस। इनिशियल कंसंट्रेशन। पढ़ो। We can measure the rate of reaction as a function of initial concentrations, either by keeping the concentration of one of the reactants constant हम and क्या करेंगे? changing the concentration of ओके, other हमें अगर reactant. हमें रेट ढूंढना है, चलो हमें रेट को निकालना ही, लेकिन हम क्या करेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब आप सोचो कि पहले NO की कंसंट्रेशन लेंगे और O2 की, किसी एक की कंसंट्रेशन सेम रखो और दूसरी की कंसंट्रेशन चेंज करो। तो जैसे दूसरी की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेट पे क्या इफेक्ट आ रही है, उसके हिसाब से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे सर? बताता हूं मैं आपको, चलो पढ़ो। चलो पढ़ो। Sir, may I continue? हाँ यस, व्हाई नॉट? The concentration of other reactant or by changing the concentration of both reactants. The following results are obtained in table 4.2. पहले किसकी कंसंट्रेशन? NO की बोलो। NO पहले कितना था? 0.3 था। फिर हमने उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही रखी 0.3, लेकिन हमने कंसंट्रेशन किसकी चेंज कर दी? O2 की पहले कितनी थी? नहीं, यहाँ पे गलत हुआ। देखो स्टार्टिंग में पहला वाला देखो, तो NO की कंसंट्रेशन 0.3 है और O2 की कंसंट्रेशन भी 0.3 है, तब रेट कितना था वो बताओ? रेट कितना था? 0.096। रेट कितना था? 0.096। यस और नो? है ना? Yes. चलो अब आप देखो क्या बात हो रही है। अब हम एक बॉक्स ले रहे हैं और बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं वो बताओ? NO ले रहे हैं और साथ ही साथ कित कौन ले रहे हैं? O2 ले रहे हैं। जब हमने NO और O2 लेके रिएक्शन करवाई तब हमें रेट कितना मिला पता है? 0.096। ये भी 0.3 था, ये भी 0.3 था और ये भी 0.3 था, है ना? ये भी 0.3 था और ये भी 0.3 था। यस और नो? Yes, sir. अब क्या करना है Yes, आप sir. लोगों? हाँ अब आप बता दो आपको करना क्या है एग्जैक्टली। अब मैं क्या कर रहा हूँ? NO की कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ और O2 की तो उतनी ही रखी, तो अब मैंने NO की कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ा दी। अब मैंने NO की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, 0.6 कर दी। तो अब पहले जो रेट था अब वो कितना हो गया? 0.384 हो गया। आई बात समझ में? अब आप सोचो कितना बढ़ावा हुआ? 0.384 डिवाइडेड बाय 0.096 करो। बोलो। 0.4. 0.4। तो अगर आप यहाँ पे डबल 0.4 पक्का बच्ची? आई डोंट थिंक सो 0.4 आएगा आंसर। Sir, 4. 4 आएगा ना? यहाँ पे 0.096 है और यहाँ पे 0.384 है, तो आंसर कितना आया? 4। तो जब आपने NO की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया। तो मतलब NO की कंसंट्रेशन से रेट को अफेक्ट कैसे मिलती है? रेट इज इक्वल टू K इंटू NO की X और O2 की Y लिखेंगे हम लोग। तो हमें पता चला कि NO की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो X की वैल्यू कितनी आएगी बताओ?
अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो और रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो एक्स की आंसर कितना आएगा? एक्स का 2 आएगा। तो मतलब एनओ की हमें पता चल गया कि इसके कंपेयर में हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। समझी बात आप? कौन सी है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आप थोड़ा समझो, शरीर को समझाते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले दिमाग चलाना सिखा लो, फिर हम समझाना सिखा देंगे, डोंट वरी। नाउ थर्ड वन, अब आप देखो कि 0.3 है, वापिस हमने एनओ को यहाँ निकाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? O2 की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं 0.6। तो यहाँ पे एक रेट कितना हो रहा है? 0.192। अब आप समझो, जब दोनों 0.3 है तब 0.096। एनओ कांस्टेंट रखो, लेकिन इसको आप डबल कर दो तो रेट कितना हो रहा है? 0.192 डिवाइडेड बाय 0.096। बताओ क्या आंसर आएगा? 2 क्यों? कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट भी डबल हो रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आता होगा? 1 1 और ये आएगा 2। तो हमारा ऐसा कुछ निकलेगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू NO रेस टू 2 और O2 रेस टू 1। अब हर कोई बच्चा ऐसे तो जेई नीट की तरह सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपको मेथड ऑफ कैलकुलेशन होनी चाहिए कि सर हमें तो पता नहीं चला डायरेक्टली कैसे हुआ। मैंने तो आपको सिंपल ऐसा समझाया कि कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे x2 आएगा। और कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ तो रेट भी डबल हो रहा है, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हाँ या ना? yes sir तो अब आप थोड़ा सा मुझे एक चीज बताओ कि ये तो हर कोई, तो हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा, रेट का इक्वेशन, हमारा रेट एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा k इंटू NO2 और O2 की 1, ठीक है। लेकिन बात ये बन रही है कि इसकी कैलकुलेशन समझाए कैसे, लिखे कैसे, है ना बच्चों? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले सब रब कर देते हम लोग, फिर देखते हैं क्या चीज है। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो बच्चों, एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? अब आप थोड़ा सा समझ लेना कि यहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली। 3 इक्वेशन आपके पास, 3, वैसे तो आपके पास टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन 3 में काम हो जाएगा। मैं तीनों के पहले दिखाता हूँ। ए R1 इज इक्वल टू के इंटू, देखो एनओ की कितनी हो बताओ? एनओ की R इज इक्वल टू, हम तो ऐसे ही लिखने वाले के, एनओ की इनिशियल कंसंट्रेशन की x और O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन की रेस टू y, हम तो ऐसे ही लिखेंगे। चलो K1 इनिशियल पहले कितना था वो बताओ? 0.3 रेस टू कितना करे वो बताओ? चलो 0.3 रेस टू x और 0.3 रेस टू y। तब रेट कितना है कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे रेट कितना है वो बता दो। four कितना है? 4 थोड़ी है, 0.096 है बेटी, ये रहा ना रेट। जब 0.096 है तब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.3 है। दोबारा दूसरे रेट की बात करता हूँ, 0.384 इज इक्वल टू के इंटू, अब आप बताओ एनओ की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.6 रेस टू एक्स और 0.3 रेस टू कितना है? वाई, है या ना? ये इक्वेशन 1 हो गया पहले ऑब्जर्वेशन से, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 3 की बात करता हूँ। पॉइंट 3 की x लिखो और यहाँ पे 0.6 की y लिखो और इक्वेशन 3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा पता है? पता चला है तीनों इक्वेशन कैसे लिखे मैंने, आया ना? yes sir तो अब मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता दूं। अब जो है मैं यहाँ पे इनको डिवाइड करूंगा, 2 डिवाइडेड बाय 1,
इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूँ। चलो, तो पॉइंट, अब आप समझो, 0.384 डिवाइडेड बाय 0.096 इज इक्वल टू k इंटू 0.6, है ना, 0.6 की x डिवाइडेड बाय k इंटू 0.3 रेज टू c x इंटू 0.3 raised to y, and here also it's a 0.3 raised to y. What will happen? Just tell me. यहाँ पे आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। चलो मैं यहाँ पे आपको गिन के बताता हूँ। ये दोनों का कितना हो जाएगा? 4। 4 इज इक्वल टू, आप समझो, के कैंसल, ये वाला पूरा कैंसल, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 कितना आएगा? 2 रेज टू एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 रेज टू 2 होता है, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। समझे बात आप? है या ना? है या ना? Yes. अब आपको y ढूंढना है, तो y के लिए सेम, लेकिन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करोगे? चलो, अगर आपको y की वैल्यू ढूंढनी है, अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? y की वैल्यू, तब क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1 करो। आप क्या करो? 3 डिवाइडेड बाय 1। तो 3 में देखो आप 0.7 नहीं 0.192 है शायद, है ना, इज इक्वल टू k इंटू 0.3 रेज टू x 0.6 रेज टू y है, डिवाइडेड बाय क्या है? पहला वाला देखो 0.096 इज इक्वल टू k इंटू क्या आएगा यहाँ पे? 0.3 रेज टू क्या आएगा? x, और 0.3 रेज टू क्या आएगा? y। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू x, 2 रेज टू y। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 1। तो मैं पूरा रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता हूँ? मैं पूरा रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू k इंटू क्या आएगा बताओ? NO की कितनी लिखूं? 2, और O2 की कितनी आएगी? 1। लेकिन बात ये, हर बार जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे XY है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के जितने ही हो। तो हर बार इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यस और नो? हाँ या ना बताओ? Yes, sir. अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है आपको? Yes. कल वापिस लेक्चर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कल जो